आर माधवन एक बार फिर बड़े पर्दे पर हम सबको दिखने वाले हैं एक बार, और दोबारा वो एक ऐसी फिल्म लेके आए हैं जिसको देखते ही समाज में एक अलग मैसेज पहुंचने वाला है। इस मूवी का नाम है रॉकेटरी, जिसको नंबी नारायण की जीवनी पर बनाया गया है। उनके पूरे जीवन संघर्ष को दिखाया गया है कि किस तरह वो एक रॉकेट साइंटिस्ट बने और क्या कुछ उन्होंने देश को दिया, कैसे देश का इतिहास बदला। और इन सब पर चर्चा करने खुद आर माधवन हम सबके बीच आ चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे और बातचीत करते हैं कि आखिरकार रॉकेटरी मूवी को बनाने में क्या कुछ मेहनत लगी है और क्या कुछ संघर्ष उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए किया है। क्योंकि आपको बता दें, आर माधवन ने खुद ये मूवी लिखी है, साथ ही 2 साल का एक लंबा संघर्ष उस मूवी के पीछे उन्होंने किया है, और साथ ही डायरेक्ट भी ये मूवी उन्होंने खुद ही करी है। तो आइए आपको बातचीत कराते हैं आर माधवन से कि उनका इस मूवी को लेकर क्या कहना है। नमस्कार। ये बहुत अलग किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज़्यादातर जब आप फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो एक हीरोइन होता है, एक होती है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कोई नहीं है। बिकॉज ये मूवी मैंने ही उठा लिया इस फिल्म के लिए। और शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अंग्रेजी में बोलूँ या हिंदी में? हिंदी सर। हिंदी बहुत ओके, चलो तो मैं हिंदी में करता हूँ, ज़्यादातर लोग समझते हैं। यस। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये फिल्म बना कैसे और बनाया क्यों मैंने। 2016 में, यानी कि 6 साल पहले, किसी ने मुझसे आके कहा कि यार एक कहानी है जहाँ पे इसरो के अच्छे दिखने वाले स्पेस साइंटिस्ट की अफेयर हो गई एक मालदीवियन औरत के साथ। तो उस अफेयर के दौरान उन्होंने वो रॉकेटरी के सारे सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिए। फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में मारा पीटा गया, उनको जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया। उसके बावजूद वो बाहर निकले, वो सीबीआई ने उनको बाहर निकाला और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए और आज वो बाहर। मैंने कहा बढ़िया यार, मैंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म की है तो अभी एक जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म कर लेते हैं। इसरो की खूबसूरत साइंटिस्ट, खूबसूरत मालदीवियन औरत, तो हम बना लेते हैं पिक्चर। और इसी, मैं कहता हूँ पहले भी कहूँ, इसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया त्रिवेंद्रम डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं इस इंसान को देखते ही समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस इंसान को आज वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पर आप उनसे मिलोगे तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान की तेवर और तेजस तो कुछ अलग ही है। ये मेरे से मिल रहे थे, इनकी आंखों में एक गुरूर था, एक गुस्सा था, पर उन्होंने कहा कि माधवन, मैं आपसे आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाते, मैं आपका फैन हूँ, अच्छा एक्टर हो। और फिर जब उन्होंने वो केस के बारे में बात करना शुरू किया तो बेचारे वो गुस्से में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान, 75 आदमी, उसके दिल में इतना दर्द क्यों है। और वो कह रहे थे कि ये ऐसा केस कैसे डाल सकते हैं यार, मुझे देशद्रोही कैसे बुला सकते हैं, मुझे एस्पियोनाज भी क्यों डाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनसे कि नबी सर, पर आपको तो मतलब निर्दोष साबित किया गया। कहता है साबित किया गया तो हुआ क्या? अब जाओ गूगल में मेरा नाम डालो तो स्पाई केस आता है मेरे नाम के साथ। मेरी पूरी फैमिली को लोग कहते हैं कि स्पाई केस वाले इंसान। और इस गुस्से में और इनकी कहानी में मैं बिल्कुल बह गया और मैं भी इनके साथ इस केस के बारे में बात करना शुरू किया। वो तो पता चला कि यार ये बहुत ही वाहियात केस था। 7 महीने लगे मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब 7 महीने बाद ये स्क्रिप्ट लिखकर मैं उनसे फिर वापस मिलने गया तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, सही लिखा तुमने, पर ये जगह गलत है मेरी, क्योंकि माधवन बुलाते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी थ्योरम समझने के लिए मैं तो प्रिंसटन चला गया हूँ। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? कहता है यार मैं तो पहला आईवी लीग साइंटिस्ट हूँ इंडिया से जो प्रिंसटन गया हूँ, और वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के अंदर मैंने थीसिस की। मैंने प्रोफेसर क्रॉको नाम सुना तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार आप प्रोफेसर लुईजी क्रॉको की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? क्योंकि वो तो माई बाप है, वो तो मतलब मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं। कहता जानता हूँ, मैंने तो उनके अंदर 10 महीने में अपना थीसिस किया है। मैंने कहा नबी सर आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे? मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बना रहा हूँ, 7 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और आप ये बड़ा कैजुअली कह रहे हो। और फिर उन्होंने बात की अपने अचीवमेंट के बारे में, प्रिंसटन से लेके फ्रांस, स्कॉटलैंड, और कैसे उन्होंने मतलब 52 साइंटिस्ट को फ्रांस लेके गए, 3 साल रहे यही सीखने के लिए कि रॉकेट इंजन कैसे बनाया जाता है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वहाँ से इन्होंने इंजन कैसे स्मगल करके इंडिया ले आया, जो इंजन इंडिया को देने वाले थे और अमेरिका ने रोक रहा था।
ये सारी कहानी निकल आई और मैं कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो 7 महीने की लिखी हुई स्क्रिप्ट है बिल्कुल खुशबू लग रही है उनके सामने। तो मैंने कहा सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे? ये कब बताने वाले थे? किसी को पता क्यों नहीं है? कहता इसमें कहने की क्या बात है यार? उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने अपना काम किया। और उस वक्त मैं समझा कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं भाई। एक वो जो भारत माता की जय कहते हुए ना पूरे अपने जान को हथेली में लिए दुश्मनों से लड़ लेते हैं और उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो कुर्बानी है वो सराखों पर, क्योंकि वो हैं हमारे असली देशभक्त। इसके अलावा एक और भी किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि वही हर रोज अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं और ये जानते हुए कि कभी उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ना इनके बारे में गुण गाया जाएगा या इनके कोई चैप्टर लिखी जाएगी और ना ही इनसे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नवीन नारायण, और मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी केस पे पिक्चर नहीं बना सकता क्योंकि ये केस के बारे में जो जो थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं वो इस केस के बारे में जानते हैं, पर ये केस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात है। पर आपके इस अचीवमेंट के बारे में जानना, इस देश के लिए आपने जो किया उसके बारे में न जानना, आपके सैक्रिफाइस के बारे में न जानना, मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी है। तो मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बनाने वाला हूँ। और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाऊंगा, मैं आपको हीरो के बंद कर दो भाई, मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बताऊंगा और मैं आपके बारे में कोई बुराई नहीं दिखाऊंगा पिक्चर में, तो मैं उस टाइप का कहानी बता नहीं सकता, मैं उस टाइप का फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आपके अंदर हैवानीगिरी कौन सी है, आपके अंदर वो हरामीगिरी कौन सी है, आपके जो अवगुण है वो क्या है, बताइए, तब जाके मैं यकीन करूंगा कि आप में एक इंसानियत भी है। और उन्होंने जो अपने बारे में जो अवगुण बताया है, जो उनके बैड क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने फिल्म में रखा है, वो सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया बौखला जाएगी। एक राक्षस थे वो, और जो उन्होंने किया वो शायद मेरे मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह क्या थी? क्या वो हमारे देश के हित में थी? क्या वो गलत थी? ये सब आप देखेंगे, पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मैंने उनके अवगुण के साथ ये पिक्चर शुरू किया है ताकि उनकी जो असली अचीवमेंट है उसके बारे में दुनिया को यकीन करने में कोई तकलीफ ना हो। और ये पिक्चर बनाते वक्त हमने 2-3 चीज़ तय की जो शायद दुनिया में किसी फिल्म में पहले किसी ने ना किया। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट्स के बारे में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट के लॉन्च देखे होंगे, पर आप लोगों ने किसी ने भी एक रॉकेट इंजन नहीं दिखा है। मैं आपको बता दूं कि रॉकेट इंजन ना, खास करके लेडीज को बता दूं, दिखने में एक डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है। इतना कमाल का है देखने में, मतलब आप देखते रह जाओगे, आंख सेकते रह जाओगे, क्योंकि वो एक हीरे के पेंडेंट की तरह लगता है। इतना साफ सुथरा, इतना पॉलिश, उसको बगैर एक डस्ट के तभी वो एफिशिएंट हो सकता है। और वो जब ऑन होता है, जब वो इंजन चालू होता है, तो वो जो आवाज़ करती है ना, वो इंसान का सुना हुआ सबसे लाउडेस्ट नॉइज है। इसको हमने फिल्म में दिखाया, इसीलिए हम इसको OTT में रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि इसका मजा ही चला है। दूसरी बात, पहली बार ये है कि हमने एक फिल्म को तीन लैंग्वेज में शूट किया है, यानी कि एक शॉट हमने इंग्लिश में लिया, शाहरुख खान साहब जो इंग्लिश फिल्म में है, फिर एक शॉट हमने हिंदी में ली उनके साथ ही, और एक शॉट हमने तमिल में लिया। तो हमारे जितने भी एक्टर हैं, खास करके मुरली जैसे जितने भी मेरे रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो सब तीनों भाषा बोलते थे। इस फिल्म में कोई डबिंग नहीं है, हमने इसको 8 कंट्री में शूट किया है और 50 साल का दौरान दिखाया, टाइम ड्यूरेशन दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक के हमने ग्रोथ दिखाया एक एक्टर के, यानी कि मेरे और बाकी साइंटिस्ट के, जो कि पहली बार मेरे को लगता है कि किसी फिल्म में दिखाया जाएगा बगैर प्रोस्थेटिक्स, यानी कि जो भी दाढ़ी, मूछ, वजन, दांत, मैंने अपना जबड़ा तोड़वा के मेरे दांत को मैंने ट्विस्ट कर लिया, जो था, जिसका मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। और इस दौरान मैंने क्या सीखा, ये सब हमने किया है विदाउट प्रोस्थेटिक्स। तो बगैर हमने मतलब चिपकाए हुई दाढ़ी या चिपकाया हुआ मूंछ या पैडिंग लगाई, जो भी आप वजन गेन देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ रियल है। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अगर किसी को लगता है कि असली मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वेट नहीं है, तो उस पर जो शक आता है ना, वो शक तो पूरी कहानी पे आ जाएगी, पूरे फिल्म में जो हमने दिखाया उस पर शक करने लगेंगे, और मैं वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस फिल्म में दिखाया है वो एब्सोल्युटली सही है। और मेरे को पता चल गया कि डॉक्टर नवीन नारायणन के साथ ये क्यों हुआ। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना भाई साहब,
हमारे स्कूल में हमारे क्लास में हमेशा एक ऐसा लड़का होता है जो साला गुड बॉय होता है। वो रोज ना टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है, यूनिफॉर्म आयरन कर लेता है, वो अपना होमवर्क करता है, वो टीचर के सामने हर जवाब दे देता है। वो मतलब उसकी वजह से हमें लगता है कि चल हम बेवकूफ़ खुद हैं, और हमारे माँ बाप कहते हैं कि उसके तरह क्यों नहीं बन सकते हो। और जब हमको एक मौका मिलता है ना इसको तकलीफ मारने का, कहीं वो एक जगह गलती कर जाए, पूरी क्लास उसमें टूट पड़ती है, ताकि हमको भी लगे कि साला ये इतना अपने आप को काबिल बता रहा है, उतना तो काबिल हम भी हैं। प्रॉब्लम ये है, ये फितरत हमारे साथ ना सोसाइटी में भी निकल आता है। जब हमको लगता है कि हमारे समाज में एक ऐसा इंसान है जो सही जी रहा है, तो ये सही कैसे जी सकता है। नंबी नारायण इतने खूबसूरत होने के बावजूद कैसे नहीं हो सकता कि उनका अफेयर नहीं हुआ हो, जरूर अफेयर हुआ हो। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जीनियस हैं, ये इतने शरीफ हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबी नारायण साहब देखने में बहुत खूबसूरत थे। जब वो प्रिंसटन में थे तो बहुत ही हैंडसम थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान के बारे में, और मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था दुनिया में, जॉन एफ कैनेडी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। अब आपको लगेगा कि मैडी फेंक रहा है, इसका दिमाग पागल हो गया है, एक इंडियन ऐसा कैसे देख सकता है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा प्रिंसटन में अभी, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या मैं गलत हूँ या सही। पहले लाइट्स ऑफ करें जल्दी से भाई साहब, बहुत लाइट्स ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो वही नहीं आप बोलिए कैन वी हैव। अब ये देखिए प्रिंसटन में डॉक्टर नंबी नारायण, ये अपनी बीवी के साथ है, ये 1969 की पिक्चर। थैंक यू, थैंक्स। अब दूसरी बात यह है कि हमने बताया था कि हमने कोई प्रोस्थेटिक यूज़ नहीं किया। इस फिल्म के दौरान मैंने 2.5 साल की रिसर्च की, ये पता करने के लिए कि भाई ये जो दांत है इसको कैसे बदल जा सकता है, क्या एक उम्र के बाद दांत हम शेप बदल सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि दांतों को यूज़ करके हम अपना वजन, हम अपना जो उम्र है वो कम दिखा सकते हैं और ज़्यादा बूढ़ा भी दिखा सकते हैं, और ये सब पे लागू होता है। तो ये हो सकता है कि आपके दांतों की वजह से आपके चेहरे पर जो आपकी उम्र दिख रही है वो कहीं आपकी उम्र से ज़्यादा दिखाई जाती है, और उसको ठीक करने से कैसे आप यंग दिख सकते हो, कैसे आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपके, क्योंकि ये सारे सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी हम आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के दौरान। तो पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने दांतों के साथ क्या किया। जो आप अभी फोटो देखने वाले हो या वीडियो देखने वाले हो, ये मेरे असली दांत थे जो मैंने जबड़ा खुलवा कर नंबी नारायण की तरह देखने के लिए मैंने करवाया इस पिक्चर में। एंड यू हैव दैट वीडियो ब्रदर, दिला दो ऑडियो, लाइट्स ऑफ, प्ले। ये मेरे असली दांत है, ये असली दांत है मेरे। थैंक यू। और फिर मेरे दांत को सीधा करके नॉर्मल लाने के लिए मुझे 1.5 साल लगे। दूसरी बात, जो हमारे बाल हैं इस फिल्म में, इसको सफ़ेद करने के लिए, नंबी नारायण साहब की तरह दिखने के लिए मुझे 14 घंटे मुझे 14 घंटा जो है ना चेयर पे बैठना पड़ा, ताकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। मेरी बीवी कह रही थी कि यार इसके बाद तो तू गंजा हो जाएगा, तुम्हारा बाल बचेगा नहीं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया ये बताने के लिए हमारे बालों को मैं कैसे बचा सकता हूँ, कि बालों में अगर आप तेल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए ताकि आपके बाल बरकरार रहे। और मैं कहता हूँ कि बाल बच गया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है अब आप देखोगे, ऐसे मैं 14 घंटा बैठा था लगातार 4 दिन तक ये लुक हासिल करने के लिए। लेकिन अगर वीडियो ब्लीच करना सारा 14 घंटे तो नहीं बैठती ना तुझे। He looks 15 years younger. I had no idea how I'm going to look. I'm all never been so closed up in my life, but fingers crossed. That's it. Can you show the next? I'm halfway there. This is ये मैं ऐसा करता था. What's happening now? Next. Blues underglows. ये भी हो गया. Next. ये मेरा जो स्कैल्प था ना, इतना दिन बैठने के बाद मेरा जो बाल तो सफेद हो गए, स्कैल्प भी एकदम सिल्वर हो गया। देखिए कैन यू सी वैसा था। नेक्स्ट,
बंद कर देना करता था। तो ये हमारे हर एक साइंटिस्ट के साथ जो बालों के साथ हमने किया, उसके बाद कैसे मैंने अपने बालों को वापस लाया, कैसे तेल लगाया, कैसे उसको ताकि एक एक्टर के लिए अगर बाल ना हो तो उसकी बैंड ही बन जाएगी। सो हाउ वुड आई गेट इट बैक, उसके बारे में भी बात करूँगा। और आखिर में वजन, हमें बूढ़ा दिखाने के लिए वजन बढ़ाना था और नौजवान दिखाने के लिए घटाना था। इसके लिए मेरे पास ना 8-10 महीने नहीं थे कि मेरे फिल्म में इतना बजट हो कि भाई हम सबको भेज दें कि भाई आराम से आप वजन कम करके आओ, क्योंकि अगर इसमें से एक वजन भी चूक जाए तो हमारा हालत ख़राब हो जाए। तो मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर आपको दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिस तरीके से मैं दिख रहा था जब मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, जब मेरा वजन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आई हैव द फर्स्ट लुक ऑन द रेड शर्ट, लाइट्स ऑफ। हंस लीजिए वो मेरा असली पेट है। और अगर आप देखोगे चेहरे पे मेरा जो हेयर का कलर है उसको उस पर गौर करें, मेरा जो बालों का कलर है, क्योंकि मैं आपको पहले यकीन दिलाऊंगा कि ये असली मेरा पेट है। तो कैन वी गो टू दैट वीडियो? उस वीडियो में जब मैं हंसूंगा तो मेरे पेट को देखिए कैसा हिलता है। वो असली पेट ही हिल सकता है वैसे। हंस लिए? चलो अच्छी बात है। पहले फोटोग्राफ पे चले जाइए, द रेड टी शर्ट। और अब मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा। इसके बाद 14 दिन बाद, इस शॉट को लेने के बाद, इस पिक्चर को लेने के बाद 14 दिन बाद जो मेरा हाल था वो ये। What? वही बात। तो ये सब चीज़ करने के लिए जो हमने रिसर्च किया था, मैंने तय किया कि मैं समझ गया कि वजन घटाने में जो है वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि आप वजन बढ़ाते कैसे हो। तो ये सारी चीज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि अब लोगों को लगता है कि सिर्फ ये बाहर की फिल्म में लोग करते हैं, हॉलीवुड फिल्म में ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में, जो कि हॉलीवुड से भी बेटर है। मतलब मैं अपनी फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ, हम इंडिया की क्षमता की बात कर रहे हैं। जब भी हम फिल्म बनाते हैं और बहुत पैसा डालते हैं तो या तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं या मुगल के साथ जो वॉर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पर एक और डिपार्टमेंट है यार जहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मतलब शय पा चुका है, जहाँ पे लोग सराखों पे रखते हैं, और वो है हमारी साइंस, हमारी इंजीनियरिंग, IT और स्पेस रिसर्च। हम इतने इसमें काबिल हैं कि दुनिया के मतलब मान लीजिए फॉर्च्यून 500 कंपनी के जो टॉप 20 कंपनीज हैं उसमें से 14 के सीईओ तो इंडियन है। कोई ना कोई वजह तो होगी कि ऐसा क्यों है। अगर हमारे यहाँ के जो नेट मेटावर्स और वेब 3.0 जो डेवलप हो रहा है उसके जो बिलियनर्स हैं, जो 15.2 बिलियन के मालिक हैं, जो हमारे देश में रहने वाले नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है, वो हमारे देश में रहते हैं। इनसे मिलने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं कि मैं अपने मेटावर्स में हमको जगह दे दूँ। रॉकेट साइंस में हमारी इतनी काबिलियत है। डॉक्टर नंबी नारायण तो एक हैं, ऐसे हजारों साइंटिस्ट हैं, ऐसे हजारों इंजीनियर हैं जो हमारे देश में, जिनके बारे में कहानियां बननी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इंडिया में रहकर भी आप सक्सेस पा सकते हो, पर हम नहीं बना पाते। और उसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया है। और मैं इसे डायरेक्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि मैं कहानी इसलिए लिखा क्योंकि मैं इनकी कहानी समझ रहा था, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग जानता हूँ, तो मैं नंबी नारायण से रॉकेट इंजीनियरिंग सीखी। क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में बायोपिक बनाता हूँ, मान लीजिए वो फाइटर है, सिंगर है, डांसर है, उसको स्क्रीन में दिखाना कि ये अच्छे फाइटर एक्टर हैं, ये बहुत आसान हो जाता है कि भाई अच्छा क्रिकेट खेले था, अच्छा स्ट्रोक है, हाँ भाई आप समझ सकते हो। पर रॉकेट साइंटिस्ट अच्छा है ये कैसे दिखाऊं, और उसमें भी एक जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट आपको कैसे दिखाऊं। तो मुझे समझना पड़ा, और मुझे रॉकेट साइंस के बारे में, इंजन के बारे में समझना पड़ा। फिर उसको अनुवाद करके ऐसे सीन्स लिखने पड़े ताकि आम आदमी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर उसको समझ में ना आए ना, और अच्छा है यार, नहीं समझ में आना चाहिए, रॉकेट साइंस है, पर उसको समझ में आ जाएगा कि अचीवमेंट क्या है। पर सबसे ज़रूरी बात है कि अगर उसको समझ में आए, अगर दुनिया भर में लोग देखें और उसकी टेक्निकलिटी को देखें, तो ये देख के न हंसे कि हम बेवकूफ़ की तरह बता रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकलिटी वो रॉकेट इंजन की बिल्कुल सही है। तो चाहे वो नासा वाला देखें, चाहे वो पीसा वाला देखें, आपको समझ में आ जाए कि जो टेक्नोलॉजी, जो खासियत नंबी नारायण साहब की है वो क्या है और उन्होंने क्या हासिल किया। इसी वजह से ये फिल्म बनी है। तो और मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे सर पे ऑलरेडी ये राइटिंग और एक्टिंग इसलिए मैंने की क्योंकि हर एक एक्टर चाहता है कि भाई एक टाइम में एक लाइफ ऐसी फिल्म बनाए जहाँ पे वो एक कम उम्र से लेके बुजुर्ग तक की रोल निभा पाए। तो कमल साहब ने नायकन किया था, अमिताभ साहब ने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो मैंने कहा मैं भी ये कर लूँ अपना हुनर दिखाने के लिए। वही एक तुच्छ इरादे के साथ मैंने एक्टिंग की थी। पर जब मैं प्रोड्यूसर के पास गया
मैंने कहा ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, रॉकेट साइंटिस्ट पर है। तो उन्होंने कहा कि हीरोइन कौन है? मैंने कहा हमारी फिल्म में हीरोइन नहीं है। उन्होंने कहा एक्शन सीक्वेंस और सॉन्ग्स कितने हैं? मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर भी नहीं है। तो मैंने खुद के पैसे डाल दिए पिक्चर में, ताकि मुझे, क्योंकि और मैं ही खुद नहीं, पर मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो को प्रोड्यूसर हैं मूलेंस और 27 इन्वेस्टमेंट, ये इसलिए इस फिल्म में पैसे डाले क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा नम्बे नारायण साहब की कहानी बताना था। तो ये बड़े तेवर के साथ आए और आज तक इन्होंने अपना पैसे के बारे में नहीं घबराया। अगर मुझे भी अपना फिल्म प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना होता, या तो मैं रहना है तेरे दिल में या 3 इडियट्स या विक्रम मेरा की तरफ फिल्म पैसा डालता, जहाँ पे मुझे पता है कि पैसा वापस आ जाएगा भाई। पर ये तो बेवकूफ़ी थी और ये एकदम एक जुनून था। तो आज इस जुनून को लेकर मैं शुरू किया और आज उस वक्त जब हमने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि खान साहब, शाहरुख खान साहब इस फिल्म में होंगे, या सूर्या होगा, या इसके कांस में वर्ल्ड प्रीमियर होगी, या फिर हम टाइम्स स्क्वायर पे इसको दिखाया जाएगा। और ये अपना खुद ही बनकर बड़ा हो गया। अब आज 1 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। हम आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज़ पूछिएगा, और बड़े नेक दिल से और हो सकते हैं तो पूरी सच्चाई के साथ जवाब दूंगा। हाँ जी, हाँ, इतना मतलब काम परेशानी के साथ मैंने किया और ये पूछ रहे कि 14 दिन में कैसा नहीं होता है। भाई साहब मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से आपकी बदन जो है ना, कभी कभी डिपेंडिंग कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस है या इमोशनल लाइफ में स्ट्रेस है या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, तो कुछ खाने के जो ग्रुप होते हैं ना, वो खाने को लेकर आपका बॉडी जो है एलर्जी डेवलप कर लेता है। तो वो हो सकता है कि दूध हो, दही हो, कभी गेहूं हो जाता है, कभी कोई फल फूल हो जाते हैं, पर वो स्ट्रेस की वजह से उस प्रॉब्लम की वजह से इंटॉलरेंस और एलर्जी डेवलप कर जाता है तुम्हारा बॉडी। तो उस वक्त मैंने एक टेस्ट करवाया जिसका नाम है अपराइट फिजियोलॉजी। ये टेस्ट कुछ 600-700 रुपए में हो जाता है, पर बिग साउंड सुनने में बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन ये एलर्जी टेस्ट है और ये बताता है कि आपके उस वक्त जिंदगी के उस वक्त में आपके तनाव के को डिपेंड करते हुए कौन सी फूड कैटेगरी है जिसके लिए आप एलर्जिक हो। तो आप लोग खाते समय कई बार डिसाइड करोगे यार वजन बढ़ क्यों रहा है, यार मैं खाना उतना ही खा रहा हूँ, अचानक मेरे वजन बढ़ रहा है, या मेरा वजन घट नहीं रहा, या नींद ठीक से नहीं आ रही है, मेरे पेट गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों मैंने कुछ अलग नहीं खाया। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी जो है अचानक एक फूड कैटेगरी को लेकर एलर्जी डेवलप कर देता है। तो मैंने पता किया कि मैं ये जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है और शुगर, ये दोनों चीज से उस वक्त एलर्जिक हो गया, इंटॉलरेंट हो गया था। तो 3 महीने के लिए मैं सिर्फ केक खाता था। तो हुआ यूं कि वजन तो कम बढ़ा, लेकिन बदन अपने आप को बचाने के लिए, इस जहर से बचाने के लिए वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लोट बढ़ जाता है, और ये ब्लोट की वजह से पेट बढ़ जाता है, आपको झुक नहीं पाते हो, नींद नहीं कर पाते हो। तो 3 महीने तक मुझे ये सफ़र करना पड़ा। और जब मैं शूटिंग ख़त्म कर चुका था, ये लुक ख़त्म कर चुका, तो मैं ऑस्ट्रिया चला गया। पता क्या कि मेरे बदन के लिए खाने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, विच टर्न आउट टू बी अमरूद, टमाटर और गाजर और ककड़ी और अंडे, ये मैं खा सकता था। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था, और मैं आपको बता दूं कि कोई सर्जरी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। सुबह 7 बजे उठता था, बाकायदा चबा चबा के 40 बार चबा कर मैं अपना नाश्ता खाता था, और 7 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद 2 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, ना चाय ना कॉफ़ी ना कुछ। फिर 2 बजे वापस लंच, वो चीज़ जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा था वो मैं खाता था चबा कर आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद पानी पीता था। फिर शाम को 7 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, और फिर 7 बजे एक हल्का सा डिनर, एक सूप, एक रोटी या एक दाल, और फिर मैं बाकायदा सो जाता था। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। आपका बॉडी इतना रेस्ट कर गया, इतना आपके बदन से स्ट्रेस चला गया कि 14 दिन में मैं ऐसा दिखा, और 20 दिन बाद कुछ 6 किलो ही कम हुए थे, 6 नहीं 5 किलो कम हुए थे, पर लग रहा था जैसे 25 किलो कम हुए थे। तो इस तरीके से आप भी पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कौन सी एलर्जी है, कौन सा ऐसी पदार्थ है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे इस समय पे। और ये हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट के लिए नहीं है। हो सकता है कि 6-7 महीने के लिए इसको छोड़ दें और आपका बॉडी ठीक हो जाए। ऐसे ही हमने 14 दिन में वजन। हाँ जी, एक मिनट, वो उनके पास माइक है, उनको पूछ लेता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, हाय बात बनकर पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ आपकी मूवी के लिए। बहुत डिफरेंट टाइप की मूवी है जिसमें सॉन्ग्स नहीं है इतने, कोई हालांकि सॉन्ग्स हैं मतलब इतने टिपिकल वाले नहीं है, और वो शिफॉन की साड़ियों के अंदर हमें कोई हीरोइन भी नहीं देखने को मिलने वाली। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
ये मूवी इतनी अलग है, आपने इतनी ज़्यादा कोशिशें भी की हैं, तो कहीं ना कहीं आप फूडी भी रहे होंगे। आपने कहा इतनी ज़्यादा आपको डाइट करनी पड़ी, आपको जो चीज़ें आपको मना की गई आपने नहीं खाया, तो कितना आपके लिए मुश्किल रहा। और एक सवाल और है, मूवी 2017 के अंदर स्टार्ट हो गई थी, ऑलमोस्ट 6 साल के आसपास इसको लग गया बनने में, इतना टाइम कैसे लगा सर? एक तो 2 साल के लिए कोविड खा गए और पिक्चर 2 साल पहले ही रेडी हुई, पर हमारे पास ना ये चॉइस था कि क्या इसको हम कोविड के दौरान OTT पे रिलीज़ करें या नहीं। पर हमने सब रियलाइज़ किया कि ये फिल्म हमने पैसे कमाने के लिए नहीं किए हैं, तो भले ही पैसे थोड़े चले जाएं, पर हम थिएटर में रिलीज़ करना चाहते हैं, इसीलिए वरना 4 साल में पिक्चर रिलीज़ हो जाती थी। 2.5 साल तो रिसर्च में लग गए, क्योंकि ये सब चीज़ें पहली बार कोई सिनेमा में कर रहा है कि रॉकेट इंजन दिखता कैसा है, आवाज़ कैसी है, और फिर दांत को टेढ़ा कैसा किया जाए, सीधा कैसे किया जाए। इस फिल्म में एक पल है जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, जहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी था कि मैं बिल्कुल नंबे नारायण साहब की तरह दिखूं। तो उस वजह से जो हमने परेशानी मोल लिया, उसमें 2 साल निकल गए, और फिर हमने फिल्म की शूटिंग की और एडिटिंग की। 3 लैंग्वेज में बनाया है, 7 लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ कर रहे हैं, तो इतना वक्त तो लग ही जाता है। पर मैं आपको पूछूंगा कि आपने पूछा कि मुझे कितना तकलीफ हुआ, कितना प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ यार, मेरे को ना ये एक सर पे ये जो जुनून सवार था, इसने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं क्या-क्या खो रहा हूँ या कितना दर्द है। इतना ज़रूर था कि रात को जब मैं सोने जाता था कि फट से सो जाता था, बड़ी खुशी के साथ, एक मुस्कान के साथ, और ये फिल्म उसकी वजह से मेरे लिए बहुत स्पेशल सर है। 1 जुलाई को आ रही है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी फर्स्ट 1 जुलाई को ही है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। मैं ये मूवी देखूंगी, बहुत स्पेशल है, बहुत अलग टाइप की है, तो कांग्रेचुलेशन फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हमारे लिए भी लकी। यस। Hi Martin sir. Hi. So like in the film आपका दिख रहा है कि शाहरुख खान के साथ पहना हुआ है उनका. So how was the experience working with him? मैंने शाहरुख साहब के साथ, मैंने खान साहब के साथ ज़ीरो किया था। उस वक्त मैंने इस फिल्म की जिक्र की थी उनसे, और उनको लगा कि वो कह रहे कि हमेशा तो कुछ अलग करता है यार, वेरी गुड। फिर जब उनके बर्थडे के लिए मैं गया था उनके घर पे पार्टी बनाने के लिए, उस वक्त उनको याद था स्क्रिप्ट, और उन्होंने कहा कि मैडी यार तुम्हारा कमाल का स्क्रिप्ट है, मैडी मैं तुम्हारी फिल्म में ना एक रोल करना चाहता हूँ, मुझे बैकग्राउंड में पासिंग करा दे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे इंसान है, आपको याद है। मैंने उनको हक दिया, कहता नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ। मैंने फिर हक किया उनको कि भाई थैंक यू वेरी मच सर। तो कह रही पागल है, इसको मजाक लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। और उनके बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो सरिता और हम चले गए। 2 दिन बाद सरिता, जो खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो कह रही थी कि यार कम से कम उनको मैसेज करके थैंक यू तो बोलो कि उन्होंने आपका स्क्रिप्ट याद रखा। मैंने मैसेज उनको नहीं किया, उनके मैनेजर को किया कि कह दीजिए सर को कि आई एम वेरी टच्ड कि उनको मेरी स्क्रिप्ट याद थी। फ़ौरन उनका फ़ोन आ गया कि यार मैडी खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। तो मैंने कहा यार ये ऐसा मत करो यार, झूठे मतलब मैं यकीन करने लगूँ कि ये सच है, फिर खामखा मतलब ख्याल पुलाव के चक्कर में मेरी बैंड बज जाएगी। पर वो एकदम सीरियस थे, उन्होंने कहा कि मेरे को करना। मैंने कहा ये बैकग्राउंड वाली पासिंग कोई रोल है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर वो करना चाहें। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सूर्या हो या खान साहब हो, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने ना कैरावैन का पैसा लिया, ना कॉस्ट्यूम का पैसा लिया, ना उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के पैसे लिए, ना एक्टिंग के पैसे लिए। सूर्या अपने पूरी टीम के साथ फ्लाई करके बॉम्बे आए शूट करने के लिए, ना फ्लाइट के टिकट के पैसे लिए, ना उनके डायलॉग राइटर जो उन्होंने अनुवाद किया डायलॉग्स को तमिल में उसके पैसे लिए। सब कुछ मुझे नहीं पता था कि वो मेरे प्यार में कर रहे थे या नंबे नारायण साहब की जो इज्जत थी उसकी वजह से कर रहे थे। लेकिन अगर आज मुझसे आप पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में क्या अच्छे लोग हैं, मैं आपको यकीनन कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे साथ जो इस इंडस्ट्री में हुआ है, जो लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे एक कहने पे अमित जी ट्वीट कर देते हैं या प्रियंका चोपड़ा ट्वीट कर देती हैं, ये उनका प्यार और जो मेरे 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 तरफ जो उन्होंने इज्जत और प्यार दिखाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट, एंड आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू एक्नॉलेज दैट काइंडनेस। That's great sir. और एक और क्वेश्चन है, जैसे आपकी फिल्म का तो ठीक poster है, है, भाई वो रोको ना। टाइम्स स्क्वायर पे भी रिलीज हुआ है जी। एंड the scene with Naveen Nair. So how जी। was that? It was very surreal, yeah. It was something that I had not imagined when we started it, but we are very grateful to it, and it was lovely to see the affection that people had for Nambi Narayan sir, even at Times Square. Congratulations. Thank you. हाँ जी। हाँ। ऐसे ही कुछ मेरा माइक नहीं, अब मैं हाँ सीमा जी आप हाँ। सीमा जी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। हाँ, मैं मैडम पूछना चाह रही मैडम, थी, मैडम, क्या हो? छोटा हाँ। आपने कहा सीमा धवन,
मुझे लगा सी माधवन, मैंने कहा यार मेरा नाम। हाँ जी, यस सर, थैंक यू। आगे जी हाँ, हम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए थे। हम वो घर पे गए जहाँ प्रोफेसर क्रॉको रहते थे। हमने वो जगह देखी जहाँ पे डॉक्टर नंबी नारायण ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसको वापस रिक्रिएट करने की पूरी कोशिश की। नहीं, बालों पे जो हमने फॉइल पेपर लगाया था वो इसलिए लगाया था क्योंकि उनको ब्लीच करना पड़ा था, कलर निकालना पड़ा। तो मैं आपको पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि आप बालों में तेल क्यों लगाते हैं? मसाज करने के लिए। हाँ, तो इसकी जो बहुत सारी सीक्रेट्स है ना, रॉकेटरी की सीक्रेट्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा आफ्टर द रिलीज कि हमने अपने बालों को बरकरार कैसे रखा और कैसा रख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आपने बताया कि नबी नारायण साहब बहुत समाज, मैं इनसे पूछ लो भाई साहब, ये रुके हुए थे। एक सेकंड। हाँ जी, चूंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं जी। आप दिलचस्पी हुई इस तरह की फिल्में बनाई आपने, लेकिन जो लोग कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, नाच गाने वाली फिल्में बनाते हैं, नकली देशभक्ति वाली फिल्में बनाते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है वो लोग। आपको नहीं लगता कि साइंस पे या जो साइंटिस्टों के अचीवमेंट्स हैं इंडिया में, वैसी फिल्मों को गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा फिल्में बने ऐसी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, हमें ऐसे फिल्म रिसर्च करके बनाना चाहिए कि जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करता है फिर वो प्रोपेगेंडा फिल्म लगता है, जो मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ है। तो कोई भी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करे, फिल्म इंडस्ट्री का काम फिल्म इंडस्ट्री करे। तो हाँ, बिल्कुल सही करें। मैंने तो ये प्रयत्न शुरू किया, मैंने ये फिल्म बनाई है पहली बार। अगर चलता है तो ठीक है, तो ऐसे और फिल्में बनी है। अगर नहीं चलता है तो फिर हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे IT के जो स्पेशलिस्ट हैं, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको हम जितना उसके बारे में हम बात कर सकें, उसको प्रोत्साहन दे सकें, उसको देना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आपने बात करी कि नबी साहब जो है स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि अफेयर रहा। तो नहीं, मैं ये कभी नहीं कहा कि हो सकता है कि अफेयर रहा हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले, नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा उनसे पूछा था कि आपके लाइफ में अफेयर हुआ हो, पर मैंने कभी नहीं कहा कि उनके लाइफ में अफेयर था। जब आपने पूछा तो क्या जैसे उनके ऊपर जैसे स्पाई होने का जो लगा, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि वो किसी हनी ट्रैप का शिकार हुए या कुछ इस तरह से कोई ऐसी बात? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ बताई, जो कहानी उन्होंने मुझे बताई है, जिस पे आज कोर्ट से वर्डिक्ट भी आ चुका है, जो मतलब ये सारी चीज़ आधारित, मतलब इन सारी चीज़ों पर आधारित ही बनी है ये फिल्म। तो बिल्कुल बताया उन्होंने, और यही बात जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और हमने हर चीज़ को बताया है। हनी ट्रैप का शिकार नहीं, हनी ट्रैप के शिकार होने का इल्ज़ाम उन पे लगा था, जो कि कोर्ट ने कहा कि गलत है और उनको निर्दोष साबित किया गया। ये तो मीडिया वाले, आपको तो ये पता होना चाहिए भाई। हाय सर, दिस इज इशिका। हाँ जी। दिस इज इशिका। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस तरह आपका बेटा देश में हम सबको प्राउड फील करा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंडली, ये मूवी लाने का क्या तात्पर्य है आपका? क्योंकि आजकल बॉलीवुड में रोमांटिक ज़्यादा चल रहा है। ये मूवी खासकर कोई देखना इतना पसंद नहीं करते हैं लोग कि साइंटिस्ट के बारे में जाने, या कोई एजुकेशनल मूवी कोई नहीं ज़्यादा देखना पसंद करता है। तो आपका जैसे आप मुझे कम लगता है बैक कि कर रहे हैं ये इंडियन सुपर हीरो की कहानी है जी। और ये इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आप पिक्चर देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि किस हद तक कमर्शियल फिल्म है। मैं मानता हूँ कि ये हाईली कमर्शियल फिल्म है। So Thank when you, you sir. went to the Thank Cannes, sir, when you went to the Cannes Film Festival, so the minister, so INB minister, Mr. Anurag Thakur, he selected this movie. So we met him in the press conference, and he said, "Rocketry." So why people said, "Why R. Madhavan?" So they were very optimistic about the movie. So how was your feeling at Cannes, sir? It was I was very happy that I didn't embarrass them, because it is my first film. I've never directed an iPhone film in my life, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ. So for me to get validation that I didn't embarrass them was the biggest success. How much they liked the film, they will tell you, but I am very happy that it was not an embarrassment. We're proud, sir. Thank you. from filmmaker.com सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मूवी जिसको आपने इसको प्रिपेयर करने के लिए आप नबी सर से मिले, आपने सारी रॉकेट के बारे में पढ़ाई भी की, तो उसके अलावा मतलब इसको आपने कम्प्लीटली बिलीव करा दिया, क्या कितना VFX का इस्तेमाल किया, कितना इसको रियलिस्टिक रखने के लिए? जैसे कि मैंने बताया था कि हमने कोई प्रोस्थेटिक यूज नहीं किया है। लुक बदलने के लिए हमने बिल्कुल VFX नहीं यूज किया, बस इंजन बनाने के लिए
और या 1979 69 ये दिखाने के लिए हमने जो VFX और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ किया है वो बाकायदा सबसे बेस्ट कंपनी को यूज़ करके हमने किया है, कॉल्ड एसेंबलिज। और मुझे 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 पूरा यकीन है कि ये सब आपकी आंखों में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप कहानी में इतने घुस जाओगे और ये VFX एकदम बैकग्राउंड में। सो सर आपने कुछ पर्सनल स्टडीज भी करी रॉकेट्स के बारे में? जी हाँ, 2.5 साल के रिसर्च और स्टडीज। I'm personally looking forward to watch this movie. थैंक यू सो मच। हाँ जी, लास्ट 2 क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। ये बताएं कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए खासकर जो सीक्रेसी होती है सरकार की तरफ से भी कहीं भी देखा जाए, तो क्या सरकार से आपने कोई सी परमिशन ली? और उनके साथ जो सत्यनारायण जी थे और अब्दुल कलाम की जो हिस्ट्री चली आ रही है, क्या उनको भी कहीं ना कहीं आपने स्पेस दिया है फिल्म में कहीं? जी हाँ, जो नबी नारायण साहब की ताल्लुकात विक्रम ए साराभाई, UR राव, अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम सबके साथ था, और जो इनके साथ रिलेशनशिप था वो हमने दिखाया है। एक ज़माने में इन्होंने अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी भी बचाई थी, उसके बारे में हमने किया 100%। हमने गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लिया इन द सेंस कि उनसे हमें मतलब इसलिए कि हम इनके बारे में बना रहे हैं, हमने उनको कोई तकलीफ नहीं दी, हमने उनको कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये कोई कहे कि ये कोई प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्म है। ये नबी नारायण साहब की फिल्म है और इसे हमने खुद ही किया। तो आपने देखा आर माधवन ने किस तरह पूरी मूवी के बारे में बताया कि क्या कुछ मुश्किलात उनको इस मूवी के दौरान आए और कैसे 2 साल के संघर्ष के बाद इस मूवी को बनाया गया। जिस तरह उनका रिसर्च था रॉकेट साइंस को लेकर और रॉकेट साइंटिस्ट के बारे में जिस तरह उन्होंने हमसे बातचीत करी। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है और आपके नज़दीकी थिएटर्स में ये मूवी 1 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, आपको इस मूवी के बारे में क्या कहना है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन यशिका के साथ मैं यशिका, हिंदुस्तान दर्पण।